हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? बढ़िया। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना पार्ट नंबर 2, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या कह लो फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स का। हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 में बहुत डिटेल में और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से सीखा था कि सर ये एडजस्टमेंट्स को डील कैसे करना है, जहां पर हम लोगों ने 4 एडजस्टमेंट्स को कंप्लीट करा था बिल्कुल लॉजिक के साथ, जिसमें पहली थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दूसरी थी बेटा आप लोगों की प्रीपेड एक्सपेंस, थर्ड थी आपकी अक्रूड इनकम और फोर्थ थी आपकी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। बहुत डिटेल में बहुत ज्ञान से हम लोगों ने सीखा था और मैंने कहा था कि पार्ट 1 की अगर एडजस्टमेंट्स आप लोगों को सॉल्व करनी आ गई तो बेटा आप लोगों को पूरा चैप्टर करने में कोई समस्या आएगी ही नहीं। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात और शेयर करूंगा कि सबसे पहले फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट से पहले आपको विदाउट एडजस्टमेंट्स वाली पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है, जिसमें 5 पार्ट्स में हम लोगों ने डिटेल में पूरे चैप्टर को कवर करा हुआ है। तो उसे देखोगे तभी सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना आएगा और बैलेंस शीट बनानी आएगी। हाँ कि ना? मैंने आपसे पहले भी कहा था जो विदाउट एडजस्टमेंट्स वाला चैप्टर है बेटा वो एक बिल्डिंग है जिसको बनाने में बहुत समय लगता है और घर के अंदर फर्नीचर लाने में सर कितनी समस्या होती है। एसी आ गया, फ्रिज आ गया, वॉशिंग मशीन आ गई, ये सब चीजें एडजस्टमेंट्स हैं हल्की फुल्की जिसको हम बिल्डिंग में बस डालते हैं। उसी हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स में हमने मेन सारी मेहनत करी थी, जहां पर ट्रेडिंग पेनल और बैलेंस शीट कैसे बनता है उसके बारे में बात करी थी। सर एडजस्टमेंट्स तो कुछ नहीं है, फर्नीचर के सामान है, बस सामान लाया और बिल्डिंग में डाल दिया। तो सबसे पहले वो प्लेलिस्ट देखो, उसके बाद मेरे साथ यहाँ पर कंटिन्यू करो तो आप लोगों को आनंद ही आनंद आने वाला है बेटा। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप आज की हम लोग 3 एडजस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, बड़े ध्यान से समझना। कितनी एडजस्टमेंट्स? 3 एडजस्टमेंट्स, जिसमें से आज का जो पहली एडजस्टमेंट हमारी रहने वाली है वो है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बड़े ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है कि इनकम है? मेरे को एक चीज बताना आप, अगर ये मान लो हमारा बिजनेस क्या है, ये हमारा सर बिजनेस है और ये था वो ओनर जिसने बिजनेस कभी स्टार्ट करा था। आपको पता है ओनर जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है धंधे के अंदर। जब ओनर बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट करता है बेटा तो वो इन्वेस्टमेंट किस नाम से जानी जाती है? बिजनेस उसे कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड करता है। हाँ कि ना? ये ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है। बिजनेस के अंदर जो पैसा या जो असेट ओनर ने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी असेट डाला है बिजनेस के अंदर, चाहे वो कैश की फॉर्म में डाला हो चाहे वो किसी असेट की फॉर्म में डाला हो, बिजनेस के लिए वो कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड होता है और बिजनेस उसे अपनी लाइबिलिटी ट्रीट करता है। भाई बिजनेस ने एक हिसाब से कोई चीज ओनर से ली है तो कल को बिजनेस को वो देनी तो पड़ेगी, इसीलिए कैपिटल बिजनेस की लाइबिलिटी साइड में दिखती है बैलेंस शीट के अंदर। बोलो हाँ कि ना? इसीलिए तो लाइबिलिटी है क्योंकि बिजनेस ने वो पैसा इंटरनल यूजर से रिसीव करा है जो कि कल को बिजनेस को लौटाना है, तो इसीलिए कैपिटल भी एक तरीके की लाइबिलिटी ही होती है। कौन सी लाइबिलिटी सर? सर इंटरनल लाइबिलिटी। किसकी तरफ? टुवर्ड्स दी ओनर। बिजनेस की वो लाइबिलिटी जो ओनर की तरफ होती है वही तो कैपिटल कहलाती है। हाँ कि ना? पहली बात ये तो क्लियर है। अब ओनर ने बिजनेस में कैपिटल के नाम से पैसा तो लगा दिया, अब इस कैपिटल को या कह लो इस फंड्स को, ये जो पैसा ओनर ने लगाया है वो बिजनेस के लिए फंड्स हैं और वो फंड्स इस्तेमाल कौन कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। तो खुद बताओ, बिजनेस जब ओनर का पैसा इस्तेमाल कर रहा है, बिजनेस जब इस ओनर का पैसा इस्तेमाल कर रहा है तो ओनर क्या एक्सपेक्ट करेगा? भाई हम जब किसी को पैसे देते हैं, कहीं पर बैंक में पैसा जब डिपॉजिट कराते हैं तो बदले में रिटर्न्स की उम्मीद करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल। तो यहां पर भी तो ओनर ने यही काम करा है, ओनर ने अपना पैसा बिजनेस को दिया है और वो उम्मीद करता है, ओनर उम्मीद करता है कि बिजनेस उसे बदले में उस पर इंटरेस्ट पे करेगा। ऐसा ही होता है सर, हाँ कि ना? भाई जब आप कहीं पर ट्यूशन क्लासेस लेते हो, स्कूल में जाते हो, तो जब वो आपको अपनी सर्विसेज देते हैं तो बदले में आपसे फीस एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर। उसी हिसाब से ओनर ने अपना पैसा दिया है तो क्या ओनर बदले में फीस या कह लो इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल एक्सपेक्ट करेगा। इसीलिए बिजनेस को ओनर के लगाए हुए पैसे पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि बिजनेस को ओनर की लगाई हुई कैपिटल पर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो बिजनेस के लिए सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस हो गया। बच्चे कह रहे बिल्कुल समझ में आ गई, खर्चा ही तो है बिजनेस के लिए क्योंकि बिजनेस को इंटरेस्ट के नाम से पेमेंट करनी पड़ेगी। सर ये तो क्लियर है। अब सर अब बात आती है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। अब खुद बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोडक्शन से, गुड्स की प्रोडक्शन से कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं है। और आप लोग हमेशा से जानते हैं, हम लोगों ने बहुत डिटेल में अपनी पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स की, जहां पर हम लोगों ने यही तो सीखा था कि कौन सी चीजें डायरेक्ट नेचर की है तो कौन सी चीज इनडायरेक्ट नेचर की है। अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का गुड्स की प्रोडक्शन से डायरेक्टली कोई एसोसिएशन नहीं है, डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है,
तो इसलिए सर एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं बेटा वो ट्रेडिंग में नहीं बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई देते हैं। अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस, तो वो भी कौन सी नेचर का बेटा, इनडायरेक्ट नेचर का, तो सर इसको हम लोग पीएनएल अकाउंट में दिखाने वाले हैं। अब क्योंकि एक्सपेंस है तो पीएनएल अकाउंट क्या होगा बेटा, डेबिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, और हर फायदे में वैसे पीएनएल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है, हर दुख में डेबिट हर सुख में क्रेडिट। अब यहां पर बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है तो पीएनएल को हम डेबिट करेंगे किस नाम से, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने मान लिया कितने का, 1000 रुपए का एक्सपेंस है, इसलिए मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएनएल के डेबिट साइड दिखा भी दिया। अब सर इसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा बेटा, इसका दूसरा ट्रीटमेंट होगा जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, हाँ कि ना। और जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा है, बताओ ये किसकी जेब में जाएगा कल को, सर ओनर की जेब में जाएगा। ओनर ने ही पहले बिजनेस को पैसे दिए थे कैपिटल के नाम से, उस कैपिटल के ऊपर ही तो बिजनेस को ओनर को क्या पे करनी पड़ रही है, इंटरेस्ट। तो खुद बताओ, मान लेते हैं यहां पर हमारी कैपिटल दिखाई देती है, आपको पता ही है कैपिटल बिजनेस की एक लाइबिलिटी है ओनर की तरफ। मान लो ओनर ने कितना पैसा इन्वेस्ट करा था कभी धंधे में, 10,000 रुपए का, उस पर मैं कह रहा हूं 10% के हिसाब से बिजनेस उसे क्या पे कर रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो खुद बताओ, वैसे तो भले बिजनेस की लाइबिलिटी ओनर की तरफ कैपिटल के नाम से कितने रुपीस की थी, 10,000 की, लेकिन इस पर बिजनेस को उनको ब्याज भी देनी पड़ रही है, कितने रुपीस की। अगर मैं बोल रहा हूं आईओसी 10% है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, तो कैपिटल के ऊपर ही तो 10% होगा। 10,000 का 10% अगर हम करेंगे तो बेटा ये आएगा आपका 1000। ऐसे करके बिजनेस की अब जो लाइबिलिटी है ओनर की तरफ वो 11,000 से बढ़कर लाइबिलिटी, ये मैंने लाइबिलिटी बढ़ाई है बेटा, लाइबिलिटी बढ़कर अब कितनी होगी है सर, 11,000। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मालिक से लेना देना है, ओनर से लेना देना है, इसीलिए मैंने इसको कैपिटल में ही एडजस्ट करा है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से बिजनेस की लाइबिलिटी ओनर की तरफ और बढ़ गई। पहले कितने रुपीस की थी कैपिटल के नाम से, जो ओनर ने पैसा इन्वेस्ट करा था 10,000, और साथ में बिजनेस को उसको उसकी कैपिटल पर ब्याज भी देनी पड़ रही है। तो टोटल को अगर हम मिलाए तो बिजनेस की लाइबिलिटी 10,000 से बढ़कर कितनी होगी बेटा, 11,000। इसमें कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है, ठीक है बेटा, वेरी गुड। आओ जरा सेकंड बात करें ध्यान से। सेकंड बेटा बड़े ध्यान से समझना, बड़ी आसान है, कोई समस्या की बात नहीं है। उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अभी हमने बात करी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, अब हम बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की। अब सर एक एग्जांपल लेके दो फिर से, ये देखो बेटा, ये रहा फिर से हमारा सुंदर सा बिजनेस, हाँ के नाम। अब ये हमारा बिजनेस है बेटा, और ये हमारा वही ओनर जो पिछले केस में भी था, हाँ के ना। अब मुझे बताओ ओनर की अपनी खुद की इच्छाएं है कि नहीं है, वो बेचारा अपना घर परिवार चला रहा है कि नहीं चला रहा है, बिल्कुल। उसे भी जाना है मनाली की नहीं जाना, उसे भी जाना है गोवा की नहीं जाना, उसे भी अपने बच्चों को घुमाना है कि नहीं घुमाना, बोलो सर। बिल्कुल सारे खर्चे करने बेचारे को, ओनर को, हाँ कि ना। तो बेटा ओनर धंधा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सर करता है। किस लिए करता है, ताकि मेरा धंधा पैसा कमाए और मैं उस धंधे में से जब चाहूं जब पैसा निकाल लूं, हाँ कि ना। तो जब ओनर बिजनेस में से पैसा निकालता है पर्सनल यूज के लिए, कौन से यूज के लिए बेटा, पर्सनल यूज के लिए। अच्छा ध्यान रखना, बहुत बच्चों के लिए ड्राइंग का मतलब होता है बिजनेस में से कैश निकालना। सर ये सही आंसर नहीं है बेटा, बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन बेटा वो इनकम्प्लीट आंसर है, क्योंकि बिजनेस में से ओनर कैश भी निकाल सकता है, उसका मन करे तो जो बिजनेस का स्टॉक है जिसमें बिजनेस डील करता है वो भी निकाल सकता है, और बिजनेस में से कोई असेट भी निकाल सकता है। मतलब सर असेट निकाले, चाहे जिसमें हम डील करते हैं वो स्टॉक निकाले बिजनेस में से, चाहे बिजनेस में से रोकड़ा या कैश निकाले, तीनों में से बेटा कुछ भी अगर वो निकाल रहा है पर्सनल यूज के लिए तो बेटा वो ड्राइंग्स ही है। सिर्फ कैश निकालने को ड्राइंग्स नहीं कहेंगे, कैश निकालो, स्टॉक निकालो, या बिजनेस का कोई असेट उठा के घर पे लेके आ जाओ पर्सनल यूज के लिए, हाउस होल्ड यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, तो वो ड्राइंग्स ही है ना। ठीक है सर। अब हुआ क्या, यहां पर बिजनेस में से मान लेते हैं उसने कैश निकाल लिया, पर्सनल यूज के लिए ओनर ने कैश निकाल लिया। अब पिछले केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में हुआ क्या था, ओनर ने बिजनेस को अपना पैसा दिया था, तो ओनर ने बड़े स्टाइल से कहा बिजनेस तुझे अब मुझे ब्याज देनी पड़ेगी क्योंकि मैं तुझे पैसा दे रहा हूं इस्तेमाल करने के लिए। बिजनेस ने हाथ जोड़े, कहा ठीक है सर मैं दूंगा आपको, क्योंकि मैं आपका पैसा इस्तेमाल कर रहा हूं तो मेरे को तो देना पड़ेगा। तो इसलिए बिजनेस की जेब में से पैसा जा रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में, तो बिजनेस के लिए वो एक एक्सपेंस था, क्योंकि ओनर कह रहा है मुझे तो पैसा दो, मुझे तो ब्याज दो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना पैसा इस्तेमाल करने के लिए दिया है, ओनर कह रहा था ऐसा। तो बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भी पड़ा उसी हिसाब से। अब बारी आई बिजनेस की, बिजनेस ने बोला ओनर आज तू मेरे में से पैसा लेके घर पे लेके जा रहा है, आज तू मेरा पैसा घर पे लेके जा रहा है, तो अब बदले में तुझे मुझे ब्याज देनी पड़ेगी। यहां पर कौन खुश है, यहां पर बिजनेस बड़े स्टाइल से खुश है, मजा आ गया, हाँ कि ना बेटा।
इसका मतलब सर आईओसी के केस में बिजनेस रोता है क्योंकि बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन आईओसी के केस में अब बिजनेस का पैसा ओनर इस्तेमाल कर रहा है अपने घर लेके जाके, तो अब बिजनेस उसे कह रहा है कि ओनर तुझे अब मुझे ब्याज देनी पड़ेगी। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अब बिजनेस के लिए एक इनकम बन गई, क्योंकि यहां पर ओनर ने बिजनेस का पैसा इस्तेमाल करा है पर्सनल यूज के लिए, तो बदले में बिजनेस कह रहा है ओनर तू बिजनेस में से जितना मर्जी पैसा निकाल, कोई दिक्कत नहीं, तू ड्रॉइंग्स कर, लेकिन बदले में अब तुझे मुझे ब्याज देनी पड़ेगी। तो बिजनेस को तो इनकम रिसीव होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर। इसीलिए सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और कुछ नहीं, बिजनेस के लिए एक इनकम है। अब सर ये कैसे दिखाई देगी, बड़े ध्यान से देखना। अब आपको फिर से ये पता है कि ये कोई डायरेक्ट इनकम तो नहीं है। डायरेक्ट इनकम तो वो इनकम होती है जिसका गुड्स की प्रोडक्शन से लेना देना, जिसको हम सेल्स कहते हैं। और डायरेक्ट इनकम को और सेल्स को कह लो तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में पहले ही चार्ज कर चुके हैं, क्योंकि एक ही डायरेक्ट इनकम होती है हमारी। तो ये जो इनकम हुई बिजनेस की, ये एक इनडायरेक्ट इनकम है, और इनकम अगर है तो पीएनएल के क्रेडिट साइड में आएगी, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कहता है कि हर सुख में नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट होगा और हर दुख में नॉमिनल अकाउंट डेबिट होता है। तो यहां पर मैं इनकम रिकॉर्ड कर दूंगा किस नाम से बेटा? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मैंने मान लिया 2000 रुपए का इंटरेस्ट हमें देना पड़ रहा है, तो ये बिजनेस के लिए इनकम है, इसलिए पीएनएल के क्रेडिट साइड में आ गई, और इसका दूसरा असर बैलेंस शीट में भी दिखाई देगा। क्यों सर? मान लो ओनर ने कैपिटल के नाम से बिजनेस में कितने पैसे इन्वेस्ट करे हुए थे, सेम एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने मान लिया 10,000। और अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए तो भले इनकम है, बड़े ध्यान से सुनना बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बिजनेस के लिए तो सर ये इनकम है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए पीएनएल के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड भी हो रखा है आईओडी। लेकिन यही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किसके लिए दुख है? सर ये ओनर के लिए दुख है। हाँ कि ना भैया? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ओनर से तो चार्ज करा जा रहा है ना, ओनर से तो लिया जा रहा है। तो जब बिजनेस की लायबिलिटी कैपिटल के नाम से ओनर की तरफ कितनी थी, जब ओनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करा था, मान लो 10,000 रुपए का, तब बिजनेस की लायबिलिटी उसकी तरफ कितनी थी? 10,000 रुपीज। लेकिन बिजनेस ने उससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के नाम से कुछ इंटरेस्ट चार्ज करा कि नहीं करा? बिल्कुल करा। तो ये बताओ, ये मैं जब माइनस ही तो करूंगा, क्योंकि ये हम बिजनेस ओनर से चार्ज कर रहे हैं। तो आज बिजनेस की लायबिलिटी ओनर की तरफ 10,000 रही कि सिर्फ 8,000 रह गई? बिल्कुल रह गई सर, क्योंकि भले ही पहले बिजनेस ने उसको 10,000 रुपए देने थे, लेकिन जब उससे इंटरेस्ट बिजनेस ने जब उससे इंटरेस्ट का अमाउंट चार्ज करा है, तो बिजनेस उसे कमी तो देगा, क्योंकि 10,000 देने थे, मैंने 2,000 रुपए, बिजनेस ने 2,000 रुपए उससे इंटरेस्ट के नाम से चार्ज कर लिए, तो आज बिजनेस की नेट लायबिलिटी उसकी तरफ कितनी रह गई? 8,000 रुपीज। इसीलिए आईओडी कैपिटल में से रिड्यूस होकर दिखाई देता है, वेयर एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर के लिए फायदा था, बिजनेस की लायबिलिटी ओनर की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि बिजनेस को उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। तो वहां पर हमने आईओसी को उसकी कैपिटल में ऐड कर दिया था, क्योंकि बिजनेस की उस केस में लायबिलिटी बढ़ गई थी। लेकिन इस केस में बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्योंकि इनकम है, और वो ओनर से हम चार्ज करेंगे, जब हम ओनर से चार्ज करेंगे तो अल्टीमेटली बिजनेस की लायबिलिटी ओनर की तरफ बेटा कमी तो हो जाएगी। इसलिए बिजनेस को यहां पर 10,000 की जगह कैपिटल के नाम से ओनर को सिर्फ कितना ही देना पड़ेगा? अब 8,000 रुपए। कोई दिक्कत तो बताओ? बिल्कुल क्लियर, अच्छे से बहुत ध्यान से देखने वाला चैप्टर है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है सर बहुत ज्यादा, और बहुत अच्छी वेटेज का आता है एग्जाम्स में, तो ध्यान से देखोगे बेटा तभी मजा आने वाला है ना। आज की आखिरी चर्चा हम लोग अपनी कंटिन्यू करते हैं, जिसका नाम है क्लोजिंग स्टॉक। ये बहुत ही आसान है बेटा, कोई घबराने की बात नहीं। कौन सी? क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले तो क्लोजिंग स्टॉक की अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये ट्रायल बैलेंस में दिखाई नहीं देता। ट्रायल बैलेंस में दिखाई नहीं देता क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जब भी कोई माल परचेज करा होता है, बड़े ध्यान से समझना, हम लोगों ने माल परचेज करा, मान लो 1,000 का, उसमें से ध्यान से सुनना, अच्छा मान लो मेरे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक भी था, कितने का? 2,000 का। तो मेरे पास टोटल स्टॉक बेटा कितने का हो गया? 3,000 का। हुआ कि नहीं हुआ? ये टोटल स्टॉक, मैं इसका नाम लिख देता हूं, टोटल स्टॉक हो गया 3,000 का। उसमें से अगर मैं बोलूं कि 2,500 वाला स्टॉक क्या हो गया? बिक गया। बड़े ध्यान से समझना, टोटल स्टॉक मेरा कैसे बना है। मेरे पास पहले ओपनिंग स्टॉक पड़ा था कितने का? 2,000 का, फिर मैंने ड्यूरिंग द ईयर और माल खरीदा 1,000 का, ऐसे करके मेरे पास जो टोटल स्टॉक अवेलेबल है वो 3,000 का है, जिसमें से साल के एंड में 2,500 वाला बिक गया। तो अनसोल्ड कितना रह गया? अनसोल्ड रह गया सर 3,000 टोटल था, उसमें से 2,500 वाला माल बिक गया, तो कितने रुपए का नहीं बिका? 500 वाला नहीं बिका। लेकिन बड़े ध्यान से अगर आप समझो तो ये तो 500 रुपए का नहीं बिका, जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक भी कहते हैं, तो बताओ क्या ये टोटल स्टॉक का पार्ट है कि नहीं है? बड़े ध्यान से समझना मेरी बात। बिल्कुल सर। अरे भाई मेरे पास पहले का स्टॉक जो पड़ा हुआ था वो 2,000 था, और मैंने माल खरीदा 1,000 का, तो मेरा टोटल स्टॉक दिखने लग गया कितने का? 3,000 का। उस 3,000 में से ही तो 2,500 बिका था, और उस 3,000 में से ही तो 500 का स्टॉक बिका नहीं है। तो खुद बताओ, ये जो 3,000 रुपए का मेरा टोटल स्टॉक था, ये 500 जो नहीं भी बिका है,
क्या वो इसी टोटल स्टॉक का पार्ट है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। तो बेटा अगर ये 500 इस टोटल स्टॉक का ही पार्ट है और जबकि मैं ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी परचेजेस के नाम से एंट्री जर्नल एंट्री कर चुका हूं, जब मैंने माल सेल्स करा 2500 का उसे भी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं, तो बेटा मैं जब ओपनिंग स्टॉक को भी रिकॉर्ड कर चुका हूं, परचेज को भी रिकॉर्ड कर चुका हूं, सेल्स को भी रिकॉर्ड कर चुका हूं, तो खुद बताओ जब ये क्लोजिंग स्टॉक, ये जो 500 रुपए का माल है, क्या वो टोटल स्टॉक का पार्ट है? तो टोटल स्टॉक तो मेरा बना ही कैसे था? परचेज और ओपनिंग स्टॉक को मिला के। तो क्लोजिंग स्टॉक जब है ही मेरे टोटल स्टॉक का पार्ट और टोटल स्टॉक को मैं ओपनिंग स्टॉक और परचेज के नाम से रिकॉर्ड कर चुका हूं, तो क्या अलग से क्लोजिंग स्टॉक कभी दिखाई देगा? इसीलिए ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिखाई नहीं देता है बेटा। सबसे पहले तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, है ना? इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक दिखाई नहीं देता है। तो सर इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में दिखाई देता है। मान लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक 20,000 रुपए का एग्जांपल है बेटा यहाँ पर। अब सर इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा जब क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दे रखो? तो बेटा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का तो नाम से ही रिलेशन गुड्स की प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग से और स्टॉक वर्ड आ रहा है, माल शब्द आ रहा है। हम लोगों ने इस माल शब्द को लेके पूरी की पूरी चर्चा करी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स वाले चैप्टर में, जहां हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट को खूब डिटेल में सीखा था। तो वो देखोगे तो आप लोगों को बहुत ध्यान से समझ में आने वाली बातें। अब क्योंकि सर इसका लेना देना डायरेक्टली गुड्स से है, माल से है, तो ऑब्वियसली सर ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। और क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक का पार्ट है जो कि बिका नहीं है, तो हमें अगले पीरियड में सुख देगा, तो हमारे लिए फायदा रिप्रेजेंट करता है। तो मैं इसको यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ लिख दूंगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि फायदा है इसलिए तो क्रेडिट साइड में आएगा सर। और इसका दूसरा असर बेटा सीधा सीधा, क्योंकि ये इसका सुख मेरे को इस पीरियड में तो नहीं मिला, भले अगले पीरियड में मेरे को मिलने की उम्मीद है, और जिस चीज का सुख मुझे फ्यूचर में मिलने की उम्मीद होती है बेटा, वो मेरे लिए एक असेट ही तो बन जाता है। तो यहाँ पर एक क्लोजिंग स्टॉक के नाम से कितने का 20,000 रुपए का नजर आ जाएगा। बहुत सिंपल बात। तो आप लोगों को इस एडजस्टमेंट से ज्यादा ये समझने में मजा आया होगा कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिखाई क्यों नहीं देता। मैं दोबारा से एक बार बताता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में इसीलिए दिखाई नहीं देता बेटा क्योंकि हम परचेज के नाम से और ओपनिंग स्टॉक के नाम से ऑलरेडी एंट्री पास कर चुके थे। बोलो हाँ कि ना? जर्नल एंट्रीज मान लो मेरा ये था 1,000 रुपए का, पहले का जो स्टॉक पड़ा था वो 2,000 का, तो मेरा टोटल माल ऑलरेडी जिसकी मैं एंट्री कर चुका हूं, इसलिए वो ट्रायल बैलेंस में भी दिखाई दे रही है मेरी, चाहे परचेज के नाम से एंट्री हो चाहे ओपनिंग स्टॉक, ट्रायल बैलेंस में दिखाई देता है कि नहीं देता है? बिल्कुल देता है। और इसी में से तो 500 वाला जो स्टॉक था वो बिका। तो बेटा खुद बताओ ना, ये जो 500 वाला माल है जो कि क्लोजिंग स्टॉक है, जो कि बिका नहीं है, क्या ये 3,000 का ही पार्ट है कि नहीं है? बिल्कुल सर 3,000 का ही तो वो टुकड़ा है जो कि बिका नहीं। तो खुद बताओ, मैं अलग से अगर 500 रुपए को भी मतलब क्लोजिंग स्टॉक को अलग से ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड कर दूं, तो क्या क्लोजिंग स्टॉक दो बार रिकॉर्ड नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि मैं परचेज की एंट्री कर चुका हूं, मैं ओपनिंग स्टॉक की एंट्री कर चुका हूं, इसीलिए मैं अलग से क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास नहीं करता। इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिखाई नहीं देता, क्योंकि नहीं तो डुप्लीकेशन ऑफ एंट्री हो जाएगी, दो बार एंट्री हो जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की, जो कि गलत है। इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिखाई देता है। इसीलिए 31 मार्च को हम जर्नल एंट्री भी, हम क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्योंकि पहले हमने करी ही नहीं है, इसलिए 31 मार्च के बाद ही हम लोग ट्रायल बैलेंस बनने के बाद इसकी एंट्री डालते हैं। क्या? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ कि ना बेटा? इसीलिए ऐसे हम लोग करते हैं क्योंकि हमने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्योंकि ट्रायल बैलेंस में डाली नहीं है। हाँ कि ना? इसीलिए ये एडजस्टमेंट में दिखाई देता है, और इसीलिए ट्रायल बैलेंस के बाद इसकी जर्नल एंट्री हम लोग इस तरीके से पास कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसीलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक दिखाई देता है, और दूसरा असर इसका बैलेंस शीट में एसेट साइड में नजर आता है बेटा। आई होप आप लोगों को ये तीनों की तीनों एडजस्टमेंट बहुत मजे से समझ में आई होगी। और मैं आपसे बोल रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आप लोग सीख रहे हैं, क्योंकि सर 11th 12th CUET बीकॉम BBA हर जगह पे आने वाला काम सर बहुत अच्छे तरीके से। तो बेटा मेहनत करने का ही समय है, ध्यान से पढ़ो, खूब मेहनत से पढ़ो। मैं भी मेहनत कर रहा हूं, आप लोग भी मेरे साथ साथ मेहनत करो। देखो 2025 आ गया, एग्जाम्स आ गए हैं सर, चिंता बहुत हो रही है। चिंता नहीं करनी, वीडियोस देखनी है बेटा, और सो के नहीं देखनी है। रजिस्टर उठा के, पेन पेंसिल ढंग से उठा के नोट करते करते काम करोगे, तभी मजा आपको लोगों को आएगा। ठीक है बेटा? इसलिए मैं कह रहा हूं मेहनत करो। बाय बाय। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और कुछ नई एडजस्टमेंट्स के साथ, ताकि हम अपने चैप्टर को फिनिशिंग की तरफ लेके चलेंगे बेटा। ठीक है बेटा? बाय बाय।